हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीके स्टडी। तो आज हम क्लास 12th का 9वां चैप्टर जो है प्रगीत और समाज उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर सहित दिया जाएगा। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जा कर के आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोग को यह बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है और उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह अपने मन से लिखा जा सकता है। इसमें किताबी भाषा बहुत ही कम देखने को मिलेगा, सिर्फ अपना मन से उसको कैसे लिखा जा सकता है उस तरह आपको बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे नामवर सिंह के गुरुजी थे। उसके काव्य जो थे काव्य आदर्श वो थे प्रबंध काव्य, जिसमें कि मनुष्य के सभी चरित्र का वर्णन किया जाता है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक का पूरा चरित्र का वर्णन किया जाता है। लेकिन आधुनिक काल में प्रगीत काव्य का बहुत ही ज़्यादा चलन होने लगा है, जिससे कि उसके विरुद्ध थे ये रामचंद्र शुक्ल, जो कि नामवर सिंह के गुरु थे। तो चलिए ये क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे। प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। आधुनिक कविता से शिकायत थी, क्योंकि आधुनिक कविता में प्रगीत मुक्तकों को बढ़ावा दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कहानी पढ़ना नहीं चाहता, किसी को फुर्सत ही नहीं है। ये जो थे प्रगीत काव्य का विरोधी थे, प्रगीत काव्य का विरोधी थे, जो कि कम ही प्रगीत काव्य जो है कम ही शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा उसका अर्थ बता देता है, उसका ये विरोधी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला के लिए सिद्धांत क्या है? कला के लिए सिद्धांत क्या है? तो सिंपल वे में आप लोग को बता देता हूँ कि कला का जो सिद्धांत था ना, वो मतलब आधुनिक प्रगीत वादक जो है प्रगीत काव्य उसको बढ़ावा दे रहा था, प्रगीत काव्य को बढ़ावा दे रहा था, लेकिन प्रबंध काव्य के बीच में विरोध बन रहा था। वही है कला के लिए सिद्धांत। तो इसको देखते हैं। कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है प्रगीत मुक्तक को चालन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना। प्रगीत मुक्तक का चालन अधिक होना और लंबी कविता जो है उसको नकार देना। लंबी कविता जैसे प्रबंध काव्य लंबी कविता है, लंबी कविता को नकार देता था और ये जो शॉर्ट है उसको पकड़ता था, शॉर्ट कविता जो है उसको पकड़ता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? तो टाइपिंग करने में मिस हो जाता है, यहाँ पर होता प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? यहाँ पर प्रगीत होता टाइपिंग करने में थोड़ा मिस हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत या अकेले में गाया हुआ गीत माना जा सकता है। प्रगीत जो है अकेले में गाया जाने वाला, जो अकेले में अपने मन में ही गा करके संतुष्टि मिलता है, उसे प्रगीत कहा जाता है, प्रगीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है, जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो, जो अकेले व्यक्ति में गाया जा सकता हो। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति आपस में आसानी से मतलब शेयरिंग कर सकते हैं, उसी को प्रगीत कहा जाता है। प्रगीत के बारे में यही धारणा जो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता से क्या तात्पर्य है? वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविता से क्या तात्पर्य है?
वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता से तात्पर्य है किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता। कोई भी है सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता वस्तुपरक नाट्य कविता कहलाता है। वस्तुपरक नाट्य कविता कहलाता है। यहाँ आकार की दृष्टि से कुछ लंबी होती है। ये कविता जो है वस्तुपरक कविता, ये भी आकार की दृष्टि से प्रबंध काव्य के ही जैसे होते हैं। और नाट्य धर्मी कविता जो है वो भी प्रबंध काव्य के ही जैसा होता है, लेकिन ये दोनों में अंतर है। वस्तुपरक नाट्य धर्मी और आत्मपरक नाट्य धर्मी। आत्मपरक नाट्य धर्मी वैसा गद्य होता है या पद होता है, वैसा पद होता है जिसमें कि आदमी जो है अपने मन से या दूसरे से आसानी से शेयर करके उस कविता का व्याख्या दे सके। लेकिन ये जो है नाट्य धर्मी कविता, इसमें नाटक के द्वारा दिखाया जाता है। सिर्फ इसमें एक मंचन का ही अंतर होता है। एक और क्वेश्चन इसी में था, आत्मपरक और नाट्य धर्मी कविता में क्या अंतर है, लेकिन इसको हम अलग कर दिए हैं। ये यही 4 नंबर में ही है, इसलिए इसको भी हम 4 नंबर ही लिख दिए हैं। ये है कि नाट्य धर्मी कविता और आत्मपरक कविता में क्या अंतर है। तो इसका आंसर देखेंगे, आत्मप्रगीत और नाट्यधर्मी कविता में सिर्फ मंचन का अंतर होता है। सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर होता है? मंचन का अंतर होता है। उसमें आत्मपरक प्रगीत में जो है मंचन नहीं किया जाता है, लेकिन नाट्यधर्मी कविता में मंचन किया जाता है। मंचन के थ्रू उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? प्रगीतों का क्या स्थान है? सौदाहरण स्पष्ट करें, मतलब उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है, बहुत ही मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है। गीतों ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। ये जो है गीत मनुष्य के मन को बदलने के लिए क्रांतिकारी भूमिका अदा किया है। जैसे कोई गम में रहता है तो गम वाला सॉन्ग सुनता है, तो कोई रोमांटिक मूड में रहता है रोमांस वाला सॉन्ग सुनता है, और कुछ वगैरह वगैरह। जैसे क्रांतिकारी भूमिका अदा की है कबीर सूर, मेरा नानक, रैदास, यहाँ पर रैदास होता आदि अधिकांश संतों ने दोहे और गेय पदों में ही लिखे हैं। दोहे और गेय पदों में ही लिखे हैं। अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चल रहे संतों और भक्तों के वाणी में हुआ। कविता का उदय गीत से हुआ। ये कविता जो है प्रगीत जो है, इसका उदय गीत से ही हुआ है। गीत से बहुत सारे संत जो थे, बहुत सारे संत दोहे और गेय पदों में ही, गेय पदों होता है जिसको गा करके दूसरे पर प्रकट किया जाता है, सुनाया जाता है, उसे गेय पद कहा जाता है। दोहे जैसे कबीर दास के दोहे, अधिकांश दोहे गेय पद में ही लिखा गया है। विद्यापति को पहला कवि मान लिया जाए तो हिंदी का उदय ही कविता से हुआ। हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है। गीत से ही हिंदी कविता का उदय हुआ। विद्यापति गीत के द्वारा ही कविता का प्रदर्शित क्या करता था। नेक्स्ट है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक गीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्यों से भिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक से सहमत है? अपने विचार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक गीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्यों से भिन्न है? आधुनिक ये जो नया काव्य है, जो कि प्रगीत काव्य है, जिसमें कि कम अर्थों में ही ज्यादा से ज्यादा अर्थ दे दिया जाता है, कम शब्दों में ही ज्यादा से ज्यादा अर्थ दे दिया जाता है, भक्ति काव्य से किस प्रकार भिन्न है? भक्ति काव्य मतलब प्रबंध काव्य से किस प्रकार भिन्न है? गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट हैं। क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दें। ये नामवर सिंह जो थे, एक आलोचक के रूप में कार्य करते थे, जो कि किसी भी लेखक के गुण एवं दोष को प्रकट करते थे, दिखाते थे। तो इसका आंसर देखते हैं, आधुनिक
प्रगीत काव्य का उदय 20वीं सदी में हुआ था, जिसकी संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भारत जो पहले गुलाम था, जब उसको आज़ादी मिली तो वह नया जोश में था और अलग अलग ही प्रगीत का चालन करने लगा, जिससे कि वह शॉर्ट प्रगीत का चालन किया, शॉर्ट प्रगीत का चालन किया। 20वीं सदी में हुआ था, जिसकी संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक पर प्रगीतात्मक के मूल्य में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। समाज के बहिष्कार के द्वारा ही कुछ लोग होते हैं ना, जैसे समाज में बहुत ही खराब तरह व्यवहार करते हैं, उसको बहिष्कार करने में सामाजिकता प्रमाणित करता है, उसको निकाल देने में ही समाज का भलाई करता है। इन रोमांटिक गीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता जरूर है। इसमें भक्ति भाव के जैसे भावना तो नहीं है, लेकिन आत्मीयता जो है इसमें, और एक केंद्रीयता जो केंद्रित करता है, मन को केंद्रित करता है, वो जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में है आपका, मैथिली शरण गुप्त जी जो कि राष्ट्रीय संबंधित विचारों तथा भावों को काव्यों का रूप देते थे। जो राष्ट्र संबंधित विचार था, विमर्श था, उसको काव्य के रूप देते थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जो है क्या करते थे, या ऐसे भी दे सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लेखक जो है राष्ट्रीय संबंधित विचारों तथा भावों को काव्यों का रूप देते थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ये मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ही राष्ट्रीय संबंधित विचारों का काव्य के रूप देते थे, काव्य का रूप देते थे। उसके बाद है, उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वानों जनों को एहसास हो गया। ये जो है पहले प्रगीत काव्य को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि प्रगीत मुक्तक जो है यह भी समाज में सामाजिकता का आधार है, सामाजिकता इसको भी मिलना चाहिए। उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वान जनों को एहसास हो गया कि इस रोमांटिक गीतों में भी सामाजिकता है, इन रोमांटिक गीतों में भी सामाजिकता छुपी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन व मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें, साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। जब भी किसी भी चीज का अर्थ या उसका पुष्टि करने के लिए बोला जाए तो शुरू में जिस पंक्ति द्वारा लिया गया है उसका नाम और जो इसका लेखक है उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। इससे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और इससे नंबर भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया गया है, प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है, प्रगीत और समाज से लिया गया है, ये जरूर लिखना है। और ये बता दूं कि ये जो लिया गया है, कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन व मानवता की आवाज़ सुन सकता है। ये दिया था किसने? थियोडोर एडोर्नो ने। किसने दिया था? थियोडोर एडोर्नो ने। एडोर्नो ने ये दिया था, यही कहा था कि कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन व मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। अब इसका आशय स्पष्ट करते हैं। जब भी आशय स्पष्ट करने के लिए बोला जाए तो ये पंक्ति आप जरूर लिख दीजिएगा। तो उसके बाद चलते हैं
आलोचक के अनुसार प्रगीतात्मकता कविता में कई परिवर्तन हुए। प्रगीतात्मक जो कविता है, जो कि कम ही शब्दों में ज़्यादा कुछ बोल देता है, उसमें जो है बहुत सारा परिवर्तन हुआ, उसमें बहुत परिवर्तन हुए। इस व्यक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों से मानवता के भाव होते हैं। जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत और एकांत में लिखा जाता है, उससे ही मानवता के भाव होते हैं, उसमें ही मानवता का भाव होते हैं। केवल अकेलापन के मर्म को समझने वाला ही इसको समझ सकता है। केवल अकेलापन को समझने वाला व्यक्ति ही इस बात को समझ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्ति बोध की कविताओं पर पूर्ण विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक के इस विषय में निष्कर्ष करें। ये जो मुक्ति बोध जी है, ये लंबी एवं छोटी दोनों कविताओं का चलन क्या करता था? लंबी एवं छोटी दोनों कविताओं का चलन क्या करता था? इसमें जितनी भी छोटी कविताएं थी, सभी लंबी कविताओं को बहुत दर तक बराबरी करता था। तो इसका आंसर देखते हैं। मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं। छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। छोटी है फिर भी लंबी कविताओं से कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपनी रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है, अपने रचना विन्यास जो है उसमें प्रगीत धर्मी है। कुछ विचार से तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्ति बोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। मुक्ति बोध की कैसी भूमि है? प्रगीत भूमि है। मुक्ति बोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। आत्मपरक है, इसलिए उनके कविताओं पर पूर्ण विचार की आवश्यकता है। लेकिन यह भी है कि यह कविता आत्मपरक होते हुए भी भारतीय कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। भारतीय कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। छोटे होते हैं कविता, इसके कविता छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही कारगर और कार्यफुल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों विशेषता क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। त्रिलोचन और नागार्जुन का जो प्रगीत है उसका क्या विशेषताएं हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं वे दूसरे जगह दुर्लभ हैं। त्रिलोचन जो है, इसके द्वारा रचित कविता में सभी पूरे मानव जीवन का वर्णन कर दिया जाता है। तो एक तरह से प्रबंध काव्य की तरह कार्य करता है। वही नागार्जुन की बहुमुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं। ये जो है आत्मपरक कविता है, किसका? नागार्जुन का बहिर्मुखी आत्मपरक कविता है, जो कि कम ही आता है, लेकिन आते हैं तो पूरे विकट तीव्रता के साथ आते हैं और एक ही क्षण में रचित जितने भी काव्य होते हैं उसको छिन्न भिन्न करके रख देती है, तो ये हो गया 9 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मीत कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदार सिंह के उद्धत कविता से इस कथन की पुष्टि करें। केदार सिंह ने कहा था कि मीत कथन से अधिक शक्ति जो है प्रगीत। तो पहले यहाँ पर मीत कथन का अर्थ जान लेते हैं। मीत कथन क्या होता है? मीत कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना, जो कि केदारनाथ के कविताओं में देखने को मिलता है। उन्हें एक सीमित शब्दों में विस्तृत भाव को व्यक्त किया है। मीत कथन जो है एक कम ही शब्दों में अधिक बातों को कह देते थे। एक तरह से यह प्रगीत आत्मक कविता हो गया। लेकिन ये जो है अति कथन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा समय में इसका व्याख्या देना पड़ता है, जो कि आजकल बहुत
ही कठिन लगता है। सभी आजकल सोचते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। तो ये थे सभी चैप्टर 9 प्रगीत और समाज का क्वेश्चन आंसर। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्लास 12 का हिंदी जो है सभी का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ रहेगा, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।